हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल थिंक गाइस पर आप सभी का स्वागत है। तो यह हमारा 17वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर क्लास चल रहा है, जिसमें बिहार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, साथ ही उससे संबंधित जो भी स्टैटिक्स होता है, चाहे जो भी करंट अफेयर होता है तो किसी न किसी विषय से जुड़ा होता है जो हमारे सिलेबस में होता है। जैसे कोई पॉलिटी का विषय, कोई पॉलिटी से जुड़ा हो गया, कोई भूगोल से जुड़ा है, कोई आर्ट्स एंड कल्चर से जुड़ा हुआ करंट अफेयर है। तो हम साथ साथ उसी स्टैटिक्स को भी देख लेते हैं, जो संबंधित विषय होता है, जो हमारा स्टैटिक्स होता है उसको हम देख लेते हैं, ताकि हमारा बेहतर तैयारी हो सके। क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो पूरे पूरा किताब खोल के बनाते नहीं हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए किताब नहीं खोलते हैं या किताब खोल के बैठ के नहीं बनाते। जैसे कि अभी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुआ, तो क्षेत्रीय परिषद का बैठक हुआ तो ये पूछा जा सकता है ना, क्योंकि क्षेत्रीय परिषद तो पूरा पूरा आप देखेंगे लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर ही है क्षेत्रीय परिषद पढ़ना है। तो वही वही वो देखते हैं कि अभी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुआ तो करंट में भी पूछेंगे, साथ साथ पॉलिटी में भी उसी चीज़ को भी पूछा जा सकता है। और करंट के साथ साथ जब 3-4 स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्षेत्रीय परिषद के बारे में भी 1-2 स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक्स को भी करते हैं। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर का जो सीरीज है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें बहुत सारे स्टैटिक्स पोर्शन है जो हमारे विषय से सीधा सीधा, हमारे एग्जाम से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, जो काफ़ी हॉट और महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं। हॉट टॉपिक है तो देख लेते हैं। पहला है कि दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा ये पटना में हुआ था। तो 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय बैठक, याद रखिएगा यार किस क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्रीय बैठक की बात किया जा रहा है, वो कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। तो ये भी सवाल आ सकता है ना कि अब क्षेत्रीय परिषद क्या है, क्योंकि पॉलिटी का बहुत हॉट टॉपिक हो जाता है। तो देखेंगे क्षेत्रीय परिषद के बारे में देख लेते हैं। रीजनल काउंसिल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो यह एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं, क्योंकि इसको जो है पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से बनाया गया है, इसलिए यह क्या है, वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है क्षेत्रीय परिषद। यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा स्थापित किया गया है। तो जो जितने भी क्षेत्रीय परिषद भारत में बने हैं, जिसमें 5 क्षेत्रीय परिषद का निर्माण जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा जो है देश को 5 क्षेत्रीय परिषद में विभाजित किया गया था। एक तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो सीधा सीधा ध्यान ध्यान देंगे कि जो पुनर्गठन अधिनियम आया था ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था, उससे 5 क्षेत्रीय परिषद बना था, जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य, ऐसे करके 5 क्षेत्रीय परिषद का निर्माण हुआ था। लेकिन हमारे देश में अभी 6 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है। तो एक अगला किससे बना ये भी जान जाते हैं। तो अगले के लिए जो जो सबसे पूर्वोत्तर है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद एक है, उसका निर्माण 1971 के उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद अधिनियम के द्वारा अलग से किया गया था, जिसमें 8 राज्य शामिल हैं। तो 1971 में एक अलग से लाया गया एक उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जिसके माध्यम से एक अलग क्षेत्रीय परिषद का भी निर्माण किया गया था। दूसरा देखें कि जो क्षेत्रीय परिषद होता है वह सलाहकारी होता है। जो क्षेत्रीय परिषद होता है वो सलाहकारी निकाय होता है। जो भी मुद्दा है, जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे मुद्दा है जिसका लीगल, हर चीज़ के लिए लीगल तरीका से कोर्ट कानून के माध्यम से जाएंगे तो बहुत डिले होगा। राज्यों के बीच कॉरपोरेशन डेवलप करना है, जो कोऑपरेशन होता है, सहयोग होता है, वह विकसित करना होता है। क्योंकि हमारा देश संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया हुआ है, तो बहुत सारा विषय जो है राज्य सूची में आता है, बहुत सारा विषय केंद्र सूची में आता है। लोगों लेकिन दोनों अलग एकदम बिल्कुल नहीं होता है, बहुत चीज़ें एक जगह आके मर्ज हो जाती है। जैसे नदी को ही देख लेते हैं, तो नदी जल जो है राज्य सूची में आ जाता है, लेकिन जो दो नदियाँ हैं, जो नदी एक 2-3 राज्यों से होकर बहती है, वहाँ भी विवाद है। नदी को लेकर विवाद होता है, क्षेत्र को लेकर विवाद है, भाषा को लेकर विवाद है। तो इन सब के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय परिषद की स्थापना किया गया था। तो देख लेते हैं कि क्षेत्रीय परिषद जो होते हैं उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री होता है, सभी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि देश में जितने भी क्षेत्रीय परिषद हैं उस सब का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखेंगे कि जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं वही होते हैं, इसलिए हमारे जो अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वही इसकी अध्यक्षता किए थे। और उपाध्यक्ष जो होते हैं इसके प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के जो मुख्यमंत्री होते हैं, मान क्षेत्रीय परिषद जो भी है उस क्षेत्रीय परिषद के जितने राज्य सदस्य होते हैं उसके जो मुख्यमंत्री होते हैं वही उपाध्यक्ष होते हैं। और वह रोटेशन से बदलते रहता है, और 1 साल के लिए होते हैं। उपाध्यक्ष जो होते हैं प्रति साल जो है रोटेशन के माध्यम से चेंज होते रहता है। जैसे कि अभी हुआ था तो उस टाइम जो है जो उपाध्यक्ष थे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे, क्योंकि रोटेशन के माध्यम से उनको यह मिला था। फिर देख लेते हैं आगे। इसके जो सदस्य होते हैं क्षेत्रीय परिषद के मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा नामित अन्य मंत्री परिषद के यूटी के सदस्य के 2 सदस्य होते हैं। तो एक तो राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं, साथ में परिषद और यूटी के भी 2 सदस्य होते हैं। दूसरा चीज़ है कि इसके सलाहकार है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में योजना आयोग, नीति आयोग द्वारा नामित एक मुख्य सचिव होता है। जोन में शामिल प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक अधिकारी भी शामिल होता है, जो सलाहकार होते हैं इस क्षेत्रीय परिषद के। अब हमारा जो क्षेत्रीय परिषद है बिहार की क्षेत्रीय परिषद में आता है। एक सवाल आता है तो बिहार पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है, जिसमें 4 राज्य, याद रखिएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बारे में सवाल आ सकता है क्योंकि काफ़ी हॉट है, चर्चा में रहा ये टॉपिक। और
आप देखेंगे कि हम चूंकि बिहार बीपीएससी देने जा रहे हैं, तो बिहार जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है, तो इस देख लेते हैं। तो एक सवाल आ जाएगा कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, तो इसकी स्थापना भी आप याद करिए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही हुआ था। अभी इसका 26वां बैठक पटना में आयोजित किया गया था। इसमें 4 सदस्य देश हैं, 4 सदस्य राज्य, सॉरी। तो 4 सदस्य राज्य कौन है? बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। तो इसमें 4 सदस्य राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि हाल ही में गया के निकट पटवा टोली के बुनकरों के जीवन पर आधारित किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को यूनेस्को की तरफ से पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया है? तो वीवर्स ऑफ होप, वीवर्स ऑफ होप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो गया के पास का जो पटवा टोली बुनकर है उसके जीवन पर आधारित है। तो हमारा यहाँ स्टैटिक्स देख लेते हैं कि यूनेस्को के बारे में हो जाता है। तो यूनेस्को मतलब है, यूनेस्को का फुल फॉर्म देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नाम हो गया, पूरा नाम है। इसकी स्थापना देख लेंगे तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। याद रखिएगा 16 नवंबर 1945 को हुआ था। और इसका पहला कॉन्फ्रेंस 1946 में पेरिस में हुआ था। तो इसका पहला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1946 में पेरिस में हुआ था। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। यह क्या है? संयुक्त राष्ट्र की जो है विशेष एजेंसी है जो सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शिक्षा में सहयोग करके दुनिया में शांति स्थापित करना, गरीबी दूर करना और सतत विकास के लिए प्रयासरत है। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि बिहार के किन किन आशा कार्यकर्ताओं को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सम्मानित किया है? तो कल्पना और ललिता को दिया है। कल्पना जी जो है वो भागलपुर से और ललिता जी खगड़िया से हैं। तो ये आशा कार्यकर्ता है और इनको सम्मानित किया गया है। किस यहाँ केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी है उनको सम्मानित किया गया है बेहतरीन आशा के लिए। आशा वर्कर के रूप में इन्होंने काम किया है। एनीमिया दूर करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है अपने अपने क्षेत्रों में। तो चलिए इनको देख लेते हैं कि आशा कार्यकर्ता पर भी प्रश्न आ सकता है। जो एक्रेडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इनको बोला जाता है। तो आशा कार्यकर्ता जो है ये मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी हिंदी में बोला जाता है। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। आशा कार्यक्रम जो है वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया था और 13 में चल के शहरी क्षेत्रों के लिए भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हो गया। यानी कि आशा जो कार्यकर्ता है दोनों जगह काम करती है। और इसका मुख्य काम क्या है ना कि जो सामुदायिक स्तर का कार्य करता है, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदाता है, सेवा प्रदान करता है, जैसे टीकाकरण हो गया, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। और जो भी हमारा संगठन, हम चूंकि हमारे देश में मातृ मृत्यु दर ज़्यादा है, मातृ मृत्यु दर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि प्रसव जो होता है हम गांव समाज घर में ही कर लेते थे। तो हमारा संगठनात्मक प्रसव एक उद्देश्य रहा है भारत सरकार का और राज्य सरकार का कि ताकि मातृ मृत्यु दर की कम हो सके। तो संगठनात्मक प्रसव कराने के लिए आशा कार्यकर्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है ताकि लोगों को वह सरकारी अस्पताल में चेकअप के लिए, प्री डायग्नोसिस जो भी होता है उसके लिए, और प्रेगनेंसी किट उट जितना भी होता है उसमें जो भी जागरूकता फैलाता है उस सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आशा कार्यकर्ता। और आशा कार्यकर्ता जो इस काम को करती है उसके लिए उनको जो है पैसा भी दिया जाता है। डिलीवरी के हिसाब से, कार्य के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। और आशा करता है के बारे में एक सवाल आ सकता है कि ये सरकारी कार्यकर्ता है, तो नहीं है, सरकारी कर्मी नहीं है। इनको मानव स्वयंसेवक के रूप में इनको वर्गीकृत किया गया है, सरकारी कर्मी नहीं है। इनका आयु जो है 25 से 45 वर्ष होना चाहिए और उसी गांव के निवासी होना चाहिए। यही एक वर्गीकरण है। और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 पर एक आशा कार्यकर्ता होता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2000 पर एक आशा कार्यकर्ता होता है। तो याद रखिएगा आशा कार्यकर्ता के बारे में भी प्रश्न आ सकता है। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि आईसीडीएस के बारे में देखेंगे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में यूपीएससी भी पिछले प्रश्न पूछा, असिस्टेंट कमांडेंट का भी प्रश्न उसी के बारे में था। और देखेंगे कि जो एपीएफओ एक पेपर होता है यूपीएससी का, उसमें भी जो है उस आईसीडीएस से प्रश्न है। तो आईसीडीएस जैसे योजना, जो योजना निरंतर सतत रूप से कार्य कर रही है देश के अंदर, उसी योजना के बारे में यूपीएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम पूछता है। या फिर जो बहुत करंट में, बीच में जितने भी योजनाएं हैं उन सब के बारे में नहीं पूछा जाता या फिर वो खत्म हो गया है। जैसे कि एमपीएलएड स्कीम के बारे में देखेंगे तो बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका कारण क्या है कि वो अभी तक संचालन में है और उसका क्रियात्मक भूमिका है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। दिसंबर 2023 को बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और वो किसे बनाया गया है? तो अनंत मनोहर बदर जी है, एक अनंत मनोहर बदर जी है, उनको राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है किनको? अनंत मनोहर बदर जी को। तो आपसे एक सवाल आ सकता है ना कि भाई मानवाधिकार आयोग जो है राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग है, राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग है, तो मानवाधिकार जो अधिनियम है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया देश के अंदर, ये सवाल आ सकता है। तो देख लेते हैं अपने देश के अंदर जो मानवाधिकार बना, जहाँ भी जिससे राष्ट्रीय स्तर पर का निर्माण हुआ हो चाहे राज्य स्तर पर निर्माण हुआ हो, उसके लिए एक व्यापक, एक फ्लैगशिप या कहे कि अम्ब्रेला एक्ट आया देश के अंदर, बिल आया, उसी के माध्यम से राज्य स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन का निर्माण हुआ। जैसे कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया,
प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के प्रावधानों के तहत जो है राज्य स्तर पर भी राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकार आयोग का गठन होता है, तो एकदम याद रखिएगा। दूसरा चीज़ जानिए कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हो गया था। और यह जो मानवाधिकार आयोग है तो इसकी संरचना देख लेते हैं। आयोग में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य तथा 7 मानद सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उसमें देखेंगे टोटल तो एक अध्यक्ष, 5 पूर्वकालिक सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक मतलब पूर्णकालिक सदस्य होते हैं तथा 7 मानद सदस्य होते हैं। अध्यक्ष भारत के पूर्व CGI होते हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश। जैसे पहले तो केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते थे इसके अध्यक्ष, जो पूर्व के होते थे, लेकिन बाद में चल के हुआ कि 19 में संशोधन किया गया, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया और उसको ये बना दिया गया कि जो अध्यक्ष होगा इसका, जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होंगे वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश के आधार पर किया जाता है। तो राष्ट्रपति जो है मानवाधिकार आयोग के जो भी अध्यक्ष है या सदस्य उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। जो 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं, बेसिकली याद रखिएगा 3 वर्ष की अवधि 70 वर्ष की आयु तक वो बने रहते हैं। दूसरा चीज़ देखिए कि इनका पावर क्या है, शक्ति क्या है, तो एक देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न आ जाता है। IAS में तो बहुत बार प्रश्न मानवाधिकार आयोग से आया है, चाहे अदर स्टेट पीसीएस में, बिहार में भी आने की संभावना है क्योंकि अब जो उस तरीके का प्रश्न आ रहा है तो कथन वाला प्रश्न आ जाएगा। स्टेटमेंट के 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट लिख के आ जाएगा और बताया जाएगा कि इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो देख लेते हैं। न्यायिक कार्रवाई के साथ ही सिविल न्यायालय की शक्तियाँ है। तो जो भी मानवाधिकार आयोग होता है, चाहे राज्य मानवाधिकार हो चाहे जो केंद्रीय मानवाधिकार है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, उसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होता है प्रधान। सिविल न्यायालय का मतलब होता है कि किसी भी अधिकारी को किसी भी संस्था को समन भेज सकती है, उसको बुला सकती है, उससे तथ्य पूछ सकती है, उस सब कर सकती है। मानवाधिकार आयोग के जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार के जो अधिकारी एजेंसी है उसकी सेवा का प्रयोग कर सकती है। तो मानवाधिकार आयोग जांच करती है, स्वयं भी जांच कर सकती है। तो जांच करने के लिए कोई भी जो एजेंसी है, जो भी सरकारी ऑफिसर है या फिर केंद्रीय ऑफिसर है, राज्य सरकार का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसका उपयोग कर सकती है। ऐसा अधिकार उसको दिया गया है। और मामला घटित होने के 1 वर्ष के भीतर ही जांच करने का अधिकार है। अगर मामला घटित होता है तो उसके 1 वर्ष के भीतर ही जांच करने का अधिकार है। और कार्य की जो इसकी प्रकृति है यह क्या है, अनुशासनात्मक होती है। ऐसा नहीं कि कोर्ट का रूप ले लेते हैं। मानवाधिकार आयोग को सिविल कोर्ट का पावर तो है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि कोर्ट का रूप धारण कर लेती है कि ऐसा उसका जो भी बोलेगी उसको मानना बाध्यकारी ही होगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो जो बोल दिया मानवाधिकार आयोग, चाहे जो डिसीजन चाहे ऑर्डर पारित कर दिया, वो हो ही जाता है, क्योंकि वह जो है अनुशंसात्मक होती है। ऐसा नहीं कि बाध्यकारी होता है, लीगली बाइंडिंग नहीं होता है उसका जो भी डिसीजन होता है या फिर सिफारिश होता है। तो एकदम याद रखिएगा कि वो किसी को ऐसा नहीं कि दंड दे सकता है, अनुशंसा कर सकता है कि हाँ इसको दंड दिया जाना चाहिए, लेकिन दंड देने का ऐसी शक्ति नहीं है, या फिर किसी पर कितना जुर्माना लगा सकता है ऐसा शक्ति नहीं है उसको कि उसको बात को माना ही जाए। ठीक, तो याद रखिएगा। और इसी प्रकार देख लेते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपने जो बिहार, चूंकि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की बात है तो बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसका भी स्थापना राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ था। तो बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय हो गया, संवैधानिक नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि संविधान में किसी अनुच्छेद में उसका वर्णन हो। जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, ये सब संविधान के किसी न किसी आर्टिकल से, जैसे 280 से वित्त आयोग जुड़ा हुआ है, 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का वर्णन है। तो ये सब संवैधानिक निकाय हो गया। लेकिन सांविधिक निकाय का मतलब होता है कि जो एक्ट के माध्यम से निर्मित होता है, पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से, तो वह सांविधिक निकाय होता है। तो बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय होगा जिसकी स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुआ था और औपचारिक रूप से यह ऑपरेशनल हुआ 25 जून 2008 से यह ऑपरेशनल रूप में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने वाले गंगा नदी पर 6 लेन पुल निर्माण का मंजूरी प्रदान की गई है, जिसकी लंबाई है। तो अभी CCEA, जिसको कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बोलते हैं, उसके अध्यक्ष निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये अलग से एक प्रश्न आ सकता है, चूंकि ये पॉलिटी का काफ़ी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो MSP होता है उसका भी फाइनल अनुमोदन कौन करता है, तो CCEA करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ही करता है। तो वही समिति है जो बिहार में एक पुल का निर्माण हो रहा है दीघा से सोनपुर, उसको जोड़ने के लिए 6 लाइन पुल बनाया जा रहा है, तो उसका अनुमति मिल गया। उसकी लंबाई हमको याद रखना, तो 4.56 किलोमीटर है, 4.56 किलोमीटर है। तो यहाँ एक सवाल आ जाता है कि भाई हमारे पास जो भी मंत्रिमंडलीय समिति होता है, मंत्रिमंडलीय समिति के बारे में थोड़ा जान जाते हैं, क्योंकि UPSC के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। लेकिन हमारे देश में मंत्रिमंडलीय समिति भी होता है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल मुख्य रूप से जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक समूह होता है, जिसमें चयनित केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।
तो इसमें चयनित केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन केवल केंद्रीय मंत्री नहीं, अन्य मंत्रियों को भी शामिल किया जा सकता है। यह अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकृति होता है, इसका जो है अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की नेचर का होता है। यह संविधानेतर है और कार्य नियम इसकी स्थापना का प्रावधान करता है। तो यह संविधानेतर है, मतलब है कि संविधान में इसका चर्चा नहीं है। इस तरीके के जो कैबिनेट कमेटी होता है, मंत्रिमंडलीय समिति होता है, कैबिनेट कमेटी होता है, उसकी चर्चा संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। तो एकदम याद रखिएगा इसको। और प्रधानमंत्री अपने आवश्यकता के अनुसार जो है इसका गठन कर लेते हैं। इसमें 3 से 8 सदस्य होते हैं, 3 कम से कम और 8 अधिक से अधिक सदस्य होते हैं। इसमें याद रखिएगा कि 3 कम से कम और 8 अधिक से अधिक सदस्य होते हैं। साथ में अगर प्रधानमंत्री किसी भी समिति का सदस्य है तो अनिवार्य रूप से इसकी अध्यक्षता करता है। अगर प्रधानमंत्री मान लेते हैं कि अभी टोटल 8 कमेटी है, याद रखिए टोटल 8 समिति है, मंत्रिमंडलीय समिति, हमारे पास टोटल 8 मंत्रिमंडलीय समिति होता है। तो प्रधानमंत्री अगर किसी की भी अध्यक्ष, मान लें किसी मंत्रिमंडलीय समिति में प्रधानमंत्री शामिल है तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही बनेंगे। दूसरा चीज़ है कि अभी जितने भी जो 8 समिति है हमारे पास मंत्रिमंडलीय, उसमें गृह मंत्री ऐसा है जो सभी समिति में पार्टिसिपेंट करते हैं। यानी कि सभी 8 समिति में गृह मंत्री जो भारत सरकार के हैं वो सभी में शामिल है। आवास समिति और संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति को छोड़कर 6 समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। एक आवास समिति है और एक संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति है जिसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ था कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर था, हमारे पास देखिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बात कर रहे हैं। तो जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति होता है काफ़ी महत्वपूर्ण कैबिनेट समिति होता है, क्योंकि देखें कि एमएसपी का भी अनुमोदन यही करता है अंतिम रूप से कैबिनेट कमेटी जो होता है, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ में हमारे यहाँ जो एफडीआई आता है तो 50,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश आ जाए, एक साथ आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ एफडीआई आ रहा है। अब मान लेते कोई देश एक कंपनी आया और बोला कि नहीं 50,000 से ज़्यादा, अगर हम 50,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश कर देते हैं तो उस समय उसका अंतिम अनुमोदन कौन करेगा? क्योंकि अभी देखते हैं कि अभी अनुमोदन दिल्ली रूट था, मुंबई रूट था, वो सब समाप्त हो गया है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो अभी अनुमोदन अंतिम रूप से यही करेगा, मतलब कि अत्यधिक मामला में जब एफडीआई आता है तो फिर सीसीईए को यह पावर है उसको अनुमोदन देने का कि भाई उसका कि ये कंसर्न बिंदु हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट आएगा, फिर अगर इन्वेस्टमेंट इस तरीके से चला जाएगा तो जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसमें उथल पुथल हो सकता है। तो इसलिए इस तरीका से सीसीए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो चलिए देख लेते हैं आगे। हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है दिसंबर 2023 को बिहार 23 से 29 नहीं है, दिसंबर 2023 को बिहार कैबिनेट ने पर्यटन क्षेत्र में आधारभूत संरचनात्मक समग्र समावेशी विकास में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए किस नीति का स्वीकृति प्रदान की है? तो बिहार पर्यटन नीति, बिहार पर्यटन नीति 2023 को दिया गया है। तो अभी देखेंगे कि बिहार पर्यटन नीति 2023 को जो है स्वीकृति दी गई है, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में बिहार पिछड़ा हुआ है, जबकि बिहार का ऐतिहासिक धरोहर बहुत है। बिहार में पर्यटन क्षेत्र के विकास की अपार संभावना है। और देखेंगे कि जितने भी विकसित राज्य बने हैं या फिर दुनिया में जितने भी बहुत सारे विकसित देश है, जैसे स्विट्जरलैंड है, स्पेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ये सारे कंट्री का विकास ज़्यादातर पर्यटन पर आधारित है। तो बिहार के पास चूँकि इस तरीके के स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, धार्मिक धरोहर हमारे पास बहुत है, तो हम विकास कर सकते हैं इस क्षेत्र में। तो इसलिए बिहार सरकार बिहार पर्यटन नीति 2023 लाई है। और इसका मूल काम क्या होगा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो बिहार पर्यटन नीति 2023 में पर्यटन स्थलों के मूलभूत ढांचाओं का विकास करना है, निवेशकों को कई प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया, चूँकि केवल यह पीटी के लिए जरूरी नहीं, पीटी तो करेंगे, मेंस जब देने जाएंगे तो पर्यटन क्षेत्र पर जब प्रश्न आएगा, चूँकि मैं सर दिया था तो उसमें पर्यटन क्षेत्र पर स्पेशली एक प्रश्न था, तो आप इसका वर्णन कर सकते हैं। तो एक तो किया गया है कि जितने भी पर्यटन जो हमारा पर्यटक स्थल है या फिर जो ऐतिहासिक धरोहर का जो स्थल है उसका जो मूल देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर नहीं है बिहार में, तो उसको बेहतर करने का प्रयास किया गया। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कैसे हुआ? तो केवल गवर्नमेंट के पास इतना पैसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, तो जो निवेश के माध्यम से, तो जो निवेशक इन्वेस्टमेंट करने आएंगे उनको कुछ वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रहा है सरकार। जैसे 10 करोड़ पर 30% तक सब्सिडी है, 50 करोड़ पर 25% तक सब्सिडी है, फिर 50 करोड़ से अधिक पर 25% सब्सिडी है, अधिकतम 25 करोड़ रुपया का जो है माफ़ कर दिया जाएगा उसको। साथ में देखेंगे कि स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, जैसे कि जमीन लिखाना हो, चाहे बहुत सारा जो काम है उसके लिए जितना भी स्टाम्प शुल्क लगेगा या फिर रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा वो सब पूरा माफ़ है। 5 साल तक जीएसटी में 80% सरकार फिर से दे देगी, मतलब प्रतिपूर्ति कर दिया जाएगा। हरित प्रमाण जो प्राप्ति अगर कोई कर लेता है, मान लो कोई निवेशक आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं डेवलप करता है, उसको जो है हरित प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है, उसको 10 लाख तक सब्सिडी दिया जाएगा। और यहाँ इस जो पर्यटन नीति उसमें यह बोला गया है कि गया में विष्णु मंदिर के पास सीड एवं बस डिपो का निर्माण के लिए 62 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो याद रखिएगा बिहार पर्यटन नीति के बारे में थोड़ा सा तो पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए मेंस के लिए भी जरूरी हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में
जोन 6 में शामिल पूर्वी भारत में बिहार के किस जिले के अंदर ब्लॉक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो अंदर ब्लॉक याद रखिएगा, चूंकि यह पूर्वी भारत के जो जोन 6 है उसमें पहला स्थान आया अंदर ब्लॉक को। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो रैंकिंग डेल्टा रैंकिंग जारी हुआ है, यह सिवान जिला का अंदर ब्लॉक है, सिवान जिला का अंदर ब्लॉक है। तो हम आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को देख लेते हैं। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो है यह एक विकास का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य, देखिए कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम आप पढ़े होंगे। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम जब आया तो वो अभी 2018 में आया था। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जो है बिहार पूरे भारत में 112 जिले हैं, जिसमें बिहार के 13 जिले शामिल है। बिहार के कितने जिले शामिल है? 13 जिले शामिल है। तो यह इसलिए आ गया जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम आया कि देश में बहुत सारा जिला जो है जो कई सामाजिक आर्थिक मानकों पर पिछड़ा हुआ है, तो उसके पिछड़ापन को बेहतर तरीका से समाप्त करने के लिए, उसका उन्नयन करने के लिए, उस जिला का विकास करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम लाया गया। और साथ में उसमें जो है डेल्टा रैंक भी जारी किया गया कि उसके बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा हो सके ताकि बेहतर विकास कर सके, आपस में विकसित होने का प्रयास कर सके। लेकिन अब बहुत सारे जिला ऐसे भी थे जो विकसित होते, लेकिन उनका कुछ ब्लॉक पिछड़ा हुआ था। मान लेते हैं कि कोई जिला है पूरा पूरा विकसित है लेकिन कोई एक खास ब्लॉक पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए अलग से आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम लाया गया। और अलग से आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम लाया गया और उसमें भी वही रहा कि जो भी मानक है, जो सामाजिक आर्थिक मानक है जिससे वो पिछड़ा हुआ है, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसके तहत देखें कि बिहार में 61 ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में शामिल है। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि आकांक्षी जिला प्रोग्राम में कितने, तो 13, पूरे भारत में 112 प्रोग्राम है। जबकि जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है उसमें 500 ब्लॉक शामिल है पूरे भारत में, उसमें से 61 ब्लॉक जो है बिहार का शामिल किया गया। बिहार के कितने ब्लॉक शामिल किए गए हैं? तो 61 ब्लॉक शामिल किए गए हैं। और यह जो कार्यक्रम है दोनों नीति आयोग द्वारा संचालित होता है। नीति आयोग द्वारा जो है संचालित कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग इसका संचालन करती है, जबकि अन्य मंत्रालय इसका सहयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि दिसंबर 2023 को बिहार के राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी ने किस ट्रांसजेंडर को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट की सदस्यता मनोनीत किया है या सदस्य मनोनीत किया है? तो ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को। तो दिसंबर 2023 को बिहार के राज्यपाल कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी ने किस ट्रांसजेंडर को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य मनोनीत किया है? तो ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद जी को बनाया गया है, सदस्य बनाया गया है सीनेट का। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि दिसंबर 2023 को बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों का स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी गई है। तो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति आपसे मेंस में आ जाएगा, जो कि पेरिस क्लाइमेट है, NCDC आप पढ़ते होंगे कि हमारा जो डिटरमाइंड जो एक्शन प्रोग्राम है भारत सरकार, जो पेरिस क्लाइमेट के बाद कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है जिसकी पूर्ति के लिए। और अभी जो पर्यावरण में आप देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण जो काफ़ी स्तर तक फैल रहा है, उसका एक बड़ा कारण क्या है कि हमारा जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, उसका एक बड़ा कारण यही है कि जो हमारा CO2 है या फिर ग्रीन हाउस गैस, उसका उत्सर्जन हम तीव्र गति से करते हैं। तो उसके लिए हमारा प्रोग्राम चल रहा है पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो है नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम है, जिसमें 8 प्रोग्राम मुख्य रूप से हैं। राज्य सरकार भी कई सारे काम को कर रहा है। तो एक बड़ा कारण जो मेजर है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का है, वो वाहन सेक्टर है। जैसे कि जितना भी जो हमारे देश में अंदर इतनी सारी गाड़ियाँ चलती है, सब पेट्रोल डीजल पर चल रही है, जिसके कारण क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसी को दूर करने के लिए हमारे देश के अंदर जो है इलेक्ट्रिक वाहन पर जोर दिया जा रहा है। और फेम स्कीम देखेंगे, FAME एक स्कीम है, फेम 1 फेम 2 चल रहा है देश के अंदर स्कीम, जिसका मुख्य काम क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसको क्या करना है कि बढ़ावा देना है, और डीजल और पेट्रोल से जो चलने वाली गाड़ी है उसको प्रतिस्थापित कर देना है, ताकि जो वायु प्रदूषण है उस पर नियंत्रण किया जा सके। और साथ साथ अगर हम इलेक्ट्रिक वाहन की अगर व्यवस्था कर देते हैं तो भारत को देखेंगे कि फॉरेक्स रिजर्व का बहुत सारा जो पैसा है भारत का, वह कहाँ खर्च हो जाता है? तो पेट्रोलियम हम आयात करते हैं दुनिया के अन्य देशों से, तो उस आयात में हमारा जो है बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है, और जिसके कारण जो है हमारे देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी खराब स्थिति में बना रहता है। तो इसी संदर्भ में बिहार सरकार भी क्या है कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाया है, ताकि बिहार में भी वायु पोल्यूशन पर साथ में जो भी डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है उसको प्रतिस्थापित किया जा सके जहाँ तक संभव हो सके। तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 बिहार सरकार लाई है, जिसमें 2 पहिया वाहन एवं 4 पहिया वाहन खरीद पर छूट दिया जाएगा। इस इलेक्ट्रिक नीति देखेंगे तो 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन पर खरीद पर छूट दिया जाएगा। 2 पहिया वाहन के प्रथम 10,000 खरीद पर 5,000 रुपये की सब्सिडी है, मतलब कि जो लोग प्रथम 10,000 खरीदार हों सबको 5,000 रुपया छूट मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा। SC ST को 7,500 की छूट मिलेगा। 3 पहिया वाहन या यात्री वाहन के प्रथम 1,000 निबंधन पर, जो प्रथम 1,000 वाहन का जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा उसको 75% रजिस्ट्रेशन पर छूट मिलेगा, और इसके बाद जो भी खरीदारी होगी उस पर 50% छूट प्राप्त होगा। और 4 पहिया वाहन पर भी इसी प्रकार का छूट दिया गया है।
तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति आप पढ़ लीजिएगा, ये पीटी के लिए भी, मेंस के लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में पंचायत के कुल 1675 पदों के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया गया है, जिसके अनुसार राज्य में उपचुनाव होगा, या फिर वह तारीख क्या है, क्योंकि एक बार प्रश्न आ गया था 65 जो बीपीएससी हुआ था, तो 65वीं बीपीएससी में भी इस तरीके का प्रश्न आ गया था कि बिहार में जो चुनाव हुआ था उसका तारीख का ऐलान कब किया गया। तो याद रखिएगा 28 दिसंबर को। अब राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जान जाते हैं, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, एक राज्य स्तर पर भी निर्वाचन आयोग होता है। तो राज्य स्तर पर जो निर्वाचन आयोग होता है उसका मुख्य काम होता है जो स्थानीय निकाय का चुनाव होता है हमारे यहाँ, जो शहरी स्थानीय निकाय हो गया, फिर स्थानीय ग्रामीण निकाय हो गया, उसका चुनाव संचालित करना इसका मुख्य काम होता है। और अनुच्छेद 243 के में इसकी चर्चा है। किसमें? अनुच्छेद 243 के में चर्चा है। और इसका मुख्य काम केवल क्या है? स्थानीय निकाय को चुनाव को संपन्न कराना। ऐसा नहीं कि केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है उसका ये एजेंसी है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न संस्थाएं हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में बिहार के किस व्यक्ति को श्रेष्ठ दिव्यांगजन के राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो एक ज्योति सिन्हा मुजफ्फरपुर की है, उन्हीं को यह श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार दिया गया है। तो ज्योति सिन्हा जी को दिया गया है श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार। यह कहाँ की है? मुजफ्फरपुर की है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि बिहार के किस महिला ने मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब जीता है? तो श्रीपा नाम सिंह है इनका, श्रीपा सिंह नाम है, इनको मिसेज यूनिवर्सिटी क्रिएटिविटी का खिताब मिला है। चलिए आगे देख लेते हैं कि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बिहार के किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार दिया है? तो आप जानते हैं कि बिहार में रिफाइनरी संस्थान, जो तेल रिफाइनरी संस्थान है, वो कहाँ है और कौन सा है? तो बरौनी है। काफ़ी प्राचीन और काफ़ी पुराना, जो हमारे देश का भी मान लिया जाए तो देश में भी बहुत पुराना जो है रिफाइनरी है, बरौनी रिफाइनरी। तो इसको भी बेहतरीन पुरस्कार मिला, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। तो थोड़ा इसके बारे में जान जाते हैं कि यह पेट्रोलियम कहाँ है, किस जिला में है, इसको जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है। रिफाइनरी तो बरौनी रिफाइनरी बिहार राज्य के बेगूसराय में है। पहले याद रखिए कि बिहार राज्य के किस जिला में है? तो बेगूसराय में है। दूसरा प्रश्न आ जाएगा कि भाई इसका संचालन किसके अधीन है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है उसी के अधीन यह संचालित है। बरौनी रिफाइनरी किसका है? तो आईओसी का है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है यह। और यह श्री कृष्ण बाबू का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह जी, उनका यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसकी स्थापना कौन किया था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू में हमारा जितना भी उद्योग, जितना भी इस तरह के बृहद स्तर के उद्योग की स्थापना हुई थी, तो कहीं ना कहीं दूसरे देश का सहयोग लिया गया था। तो इसे रोमानिया के सीमित भागीदारी के साथ सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया था। तो रसिया प्लस रोमानिया, रसिया जो अब उस समय यूएसएसआर था उसके द्वारा और रोमानिया के सहयोग से बरौनी रिफाइनरी की स्थापना हुआ था। तो यह याद रखिएगा, एकदम पीटी में सवाल आ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है कि रोमानिया तथा सोवियत संघ के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। जुलाई 1964 में यह चालू हो गया था, जुलाई 1964 से ऑपरेशनल है। और अभी जो इसका है 6 मिलियन टन जो है प्रति वर्ष उत्पादन है। और मुख्य रूप से यहाँ डीजल का उत्पादन होता है। मुख्य रूप से किसका उत्पादन होता है? डीजल का उत्पादन होता है। और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन भी यहाँ से ईंधन प्राप्त करता है। साथ में बिहार, यूपी, एमपी जो है एमपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और झारखंड, इन राज्यों में भी यहाँ से तेल जाता है रिफाइन होके। और मुख्य रूप से डीजल यहाँ उत्पादन होता है। मुख्य रूप से डीजल, इसका ये मतलब नहीं कि पेट्रोलियम नहीं होता है, चाहे बहुत सारा जो पेट्रोलियम उत्पाद बनता है, केरोसिन तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, बहुत चीज़ बनता है। तो ऐसा नहीं कि केवल डीजल बनता है, सब चीज़ बनता है, लेकिन मुख्य रूप से डीजल के लिए ही स्थापित किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले के कादिरगंज के पैरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया? तो ये गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया है और अभी हाल में नीतीश कुमार जी जब किया गया है, तो यह नवादा जिला में। जैसा कि आप समझ रहे होंगे या गंगा जल आपूर्ति योजना के बारे में जानते होंगे, तो ये काफ़ी पहले 2-3 साल पहले से ही चल रही स्कीम है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, यह उसका दूसरा चरण है। तो देख लेते हैं गंगा जल आपूर्ति योजना के बारे में। इसका लोकार्पण राजगीर में किया गया था और गंगा जल आपूर्ति योजना 2019 में, दिसंबर 2019 में कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। इसके माध्यम से क्या करना है कि पटना के मोकामा घाट है, वहाँ हाथीदह के पानी को शक्तिशाली पंप के द्वारा दक्षिण तक पहुँचाया जाना है। तो यहाँ से क्या करना है कि जो शक्तिशाली पंप है उसके माध्यम से कहाँ पहुँचा देना है? तो दक्षिण को भी जो राज्य है, जहाँ सूखा राज्य है, वहाँ पानी पीने की काफ़ी दिक्कत है, या फिर वहाँ देखेंगे कि जो भी वहाँ भूमिगत जल है वो कहीं ना कहीं जो है दूषित है टॉक्सिक चीज़ों से, जैसे आर्सेनिक है, लोहा, इस सब की मात्रा बृहद स्तर पर है, तो वहाँ पीने के पानी का दिक्कत हो जा रहा है। तो उसी के लिए गंगा जल आपूर्ति योजना है। तो पीने के पानी के लिए, याद रखिएगा, पीने के पानी के लिए, ऐसा नहीं कि सिंचाई उचाई के लिए नहीं, पीने के पानी के लिए है। और गंगा जल आपूर्ति योजना कब शुरू हुआ था? दिसंबर 2019 में हुआ था। और इसका मुख्य काम क्या है कि राजगीर, गया, बोधगया, नवादा तक जल को पहुँचाना।
तो गंगा का जो जल है उसको पीने के लिए राजगीर, गया, बोध गया, नवादा तक जल को पहुंचाना काम है। तो इसका पहला चरण पूरा हो गया है। पहला चरण में गया, बोध गया तथा राजगीर था, जिसको हैदराबाद स्थित जो इंफ्रा कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा निर्माण किया गया था। उसी का दूसरा चरण नवादा जिला में अभी नीतीश कुमार जी को पहुंचा है। तो नवादा जिला याद रखिएगा, यह उसका दूसरा चरण था। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं कि दिसंबर 2023 को आयोजित वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन बिहार बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की करीब 300 कंपनियों के साथ कितने रुपए की सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो देख लीजिए, यहाँ 50,530 करोड़ रुपया है। अभी हाल में जो है वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन बिहार बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के करीब 300 कंपनियों के साथ जो सहमति हुआ वो 50,530 करोड़ रुपया की सहमति हुआ। तो चलिए, हमारा आज का करंट अफेयर है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टैटिक्स प्रश्न थे हमारे, काफ़ी जुड़े हुए थे और काफ़ी मेहनत लगता है सर इसको बनाने में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, निश्चित तौर पर काफ़ी सहयोगी भूमिका निभाएगा, आपके परीक्षा में हेल्पफुल होगा। थैंक यू, बाय।